हाय एवरीबॉडी। पिछले क्लास के वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे, रिमेंबर पॉइंट से रिलेटेड बात हम किए थे आप लोगों के बीच में, और एक न्यू टॉपिक को भी हम स्टार्ट किए थे और वो था प्रतिरोधों का समूहन, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। तो चलेंगे, आज हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोर्ड पर कि जैसे ये हमारा एक रेसिस्टेंस है, फिक्स रेसिस्टेंस हम बना रहे फिगर में, एक R1 रेसिस्टेंस है, एक R2 हमारा रेसिस्टेंस है। तो सबसे पहला चीज़ ये कि हम पिछले क्लास में जो आप लोगों को प्रतिरोधों का समूहन एक प्रकार का ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग तभी संभव है जब आप दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ेंगे। अकेला कभी भी ग्रुपिंग नहीं हो सकता है, एक प्रतिरोध का ग्रुपिंग नहीं होगा। जब भी होगा तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ग्रुपिंग होगा। तो यहाँ पर जो है R1 R2, यदि या तो आप दो लीजिए या दो से अधिक लीजिए। अब यहाँ पर बात है क्या कि इसको हमको ग्रुपिंग करना है, अर्थात एक साथ सम्मिलित करना है। तो एक साथ सम्मिलित करने से जो नया प्रतिरोध जो तैयार होगा, अगर दो प्रतिरोध को एक साथ अगर हम ग्रुप में लाते हैं तो जो नया प्रतिरोध होगा, जो दोनों मिल करके होगा, उसी को हम लोग समतुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। एक साथ मिल करके जो आएगा, इसको जो हम ज्वाइन करेंगे, और इसको ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है, हम पिछले क्लास में आप लोगों का चर्चा किए थे कि ज्वाइन करने के दो प्रोसेस हैं। हम ग्रुप में लाने का इसका दो तरीका है। एक तरीका को बोलते हैं हम लोग प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। पहले तरीके का नाम होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरे तरीके का नाम होता है समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन को इंग्लिश में बोलते हैं इन पैरेलल ग्रुपिंग, और श्रेणी क्रम संयोजन को या श्रेणी क्रम समूहन को बोलते हैं इन सीरीज ग्रुपिंग। तो चले, आज का जो टॉपिक है, हम लोग जो प्रतिरोध का जो ग्रुपिंग करते हैं, क्यों करते हैं? तो समतुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। और समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है कि जब इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक, हम बात कर रहे हैं दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ समूहित करने के बाद, एक साथ लाने के बाद जो मिल करके जो नया प्रतिरोध तैयार करेगा, सबको मिलने के बाद, तो वही हमारा समतुल्य प्रतिरोध होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि कोई दो व्यक्ति मिलकर के किसी काम को करता है, कोई दो व्यक्ति मिलकर के कोई एक काम को करता है, और उसी काम को कोई अकेले कर लेता है। तो ये दोनों का, वह जो अकेला काम करने वाला जो व्यक्ति है, वह दोनों का वह समतुल्य व्यक्ति है। मतलब दोनों के बदले में वह अकेला ही काम कर लेगा। तो समतुल्य के बारे में आपने यहाँ पर जान लिया। तो अब चलते हैं, हम लोग टॉपिक का नाम देते हैं, और टॉपिक का नाम ये है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो टॉपिक का नाम दीजिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। लिख रहे हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन, और ग्रुपिंग of resistance in series, grouping of resistance in series मतलब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। तो यहाँ पे जानेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। तो डिफिनेशन लिख लें, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों में, डिफिनेशन को नोट करें, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों में
एक समान धारा प्रवाहित होती है, एक समान धारा प्रवाहित होती है, तो इसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। तो याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है तो इसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। आपने एक डिफिनेशन 10th में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चे तो यही डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, और कुछ बच्चे जो है पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, इस प्रकार प्रतिरोधों का संयोजन भी श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो ये सिरा के अनुसार से, छोर के अनुसार से डिफिनेशन होता है। तो चलिए हम उस डिफिनेशन को भी यहाँ पे लिख देते हैं। दोनों में से कोई एग्जाम में अगर पूछता है तो दोनों में से किसी एक डिफिनेशन का यूज कीजिएगा। तो चलिए हम दूसरा डिफिनेशन को भी यहाँ पे नोट कर देते हैं। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, कोमा दे दीजिए, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। तो याद रखेंगे, ये दो डिफिनेशन आपके सामने हमने लिखा और दोनों को हम डिटेल में समझेंगे। इसको सबसे पहले अच्छी तरह से इसको नोट कर लें और इसके बाद हम जो है इसके बारे में डिटेल से आपसे बात करते हैं। चलिए यहाँ पर हम 3 प्रतिरोध को ले रहे हैं। ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये आपका दूसरा प्रतिरोध और ये आपका तीसरा प्रतिरोध हो गया। आप 2 या 2 से अधिक ले सकते हैं। तो 10th में भी आप 3 लेकर के ही प्रूव्ड किए होंगे। आप 2 लेकर के भी प्रूव्ड कर सकते हैं, 3 भी लेकर के कर सकते हैं। तो आप देखिए इसको, यहाँ पर 3 प्रतिरोध को हमने लिया, R1, R2 और R3। इसमें 2 सिरा होता है, किनारा जिसको बोलते हैं। सिरा मतलब किनारा।
एक फर्स्ट सिरा और इसका हो गया सेकेंड सिरा। इसका हो गया सेकेंड प्रतिरोध का फर्स्ट सिरा और ये सेकेंड सिरा, फर्स्ट सिरा और ये वाला हो गया आपका सेकेंड सिरा। तो देखिए डिफिनेशन कैसे आया है। पहले प्रतिरोध का, अब कॉपी से डिफिनेशन मिलाइए। पहले प्रतिरोध का कहाँ से स्टार्ट किए, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये सेकंड वाला सिरा लिए, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, अब दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से। अब देखिए आगे बढ़े, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ, मतलब सबको कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए ये कैसा फिगर बन रहा है, तो इस तरह का फिगर बन रहा है। एक साथ तीनों प्रतिरोध को मिला दिए, R1, R2 और R3, देख रहे हैं कनेक्शन एक साथ मिल गया, यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का जो संयोजन है, इस तरह का कनेक्शन है, ग्रुपिंग है, समूहन है, इसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन। इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन। तो अथवा वाला तो डिफिनेशन आप क्लियर कर लिए। इसके बाद आप देखिए आगे, इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इस पे एक स्विच लगा कर करके यहां से इसको मिला देते हैं। ये आपका हो गया स्विच, ये प्लस माइनस एक बैटरी से जोड़ देते हैं। जब बैटरी से जोड़ते हैं तो इस पर क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो आई एम्पियर की धारा, तो आई एम्पियर की धारा सारे परिपथ में प्रवाहित, सारे प्रतिरोध में प्रवाहित होगा। इधर से आई एम्पियर का तो सब में जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। यदि सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है, देख रहे हैं, सभी प्रतिरोधों में जब एक समान धारा प्रवाहित होती है तो इसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ध्यान रखना है, अगर धारा बट गया तो वह श्रेणी क्रम नहीं होगा, समांतर क्रम में चला जाएगा। तो डिफिनेशन पे गौर कीजिएगा, अगर दो या दो से अधिक प्रतिरोधों में अगर एक समान धारा प्रवाहित होती है, ये धारा के आधार पर ये डिफिनेशन है। यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है तो ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। अच्छे ढंग से इसको क्लियर कीजिए। लेकिन एक बात का गौर कीजिएगा, प्रतिरोध अलग अलग है और धारा एक समान प्रवाहित होगा, लेकिन सबका विभवांतर आपका अलग अलग होगा। पहले प्रतिरोध का विभवांतर V1, दूसरे प्रतिरोध का, जैसे विभवांतर क्या कहते हैं, जैसे दो से, जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो A और B के बीच में विभवांतर हो गया V1 और B और C के बीच का जो विभवांतर हो गया ये आपका जो हो गया V2। और यहाँ पर देखिए C और D के बीच में जो विभवांतर है इसका नाम हो गया V3। तो इस तरह से तीनों का हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं आप फिगर में, जिससे आपको समझने में आसान हो। तो R1 प्रतिरोध का विभवांतर V1, R2 प्रतिरोध का विभवांतर V2 और R3 प्रतिरोध का विभवांतर V3। तो ध्यान रखना है, सभी प्रतिरोधों का पर धारा एक समान होगा, लेकिन सभी प्रतिरोधों पर का विभवांतर अलग अलग होगा, क्योंकि सभी प्रतिरोध पर जो है कार्य अलग अलग होता है और कार्य अलग अलग होगा तो विभवांतर भी अलग अलग होगा। सभी प्रतिरोधों पर कार्य अलग अलग होगा, इसलिए विभवांतर भी सभी प्रतिरोधों पर अलग अलग होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, तो यहाँ पर अनंत से जो ला रहे एकांक धन आवेश को, तो यहाँ पर अलग लाएंगे, यहाँ इस बिंदु पर एकांक धन आवेश अलग है, तो यहाँ का विभवांतर अलग होगा, तो यहाँ अलग ना हो जाएगा, इस जगह अलग। क्योंकि डिफिनेशन पे गौर कीजिए विभव का, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं या विभवांतर। तो यहाँ पर जो लाए इसका विभव अलग होगा, यहाँ जो लाएंगे विभव अलग होगा, यहाँ लाएंगे विभव अलग होगा, D पर लाएंगे विभव अलग होगा। तो अलग अलग पॉइंट पर जब हम लाएंगे धन आवेश को, तो जब हमारा
कार्य जब अलग अलग होगा तो कार्य अलग अलग होगा तो विभवांतर भी अलग अलग ही होगा। ये बहुत बारीक चीज़ है, इसको आप अच्छे ढंग से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो है आप 10th में तो पढ़े लेकिन ये बात आपको आइडिया नहीं मिल पाता होगा 10th में कि आखिरकार श्रेणी क्रम में सबका विभवांतर अलग अलग कर दिए और समांतर क्रम में सबका विभवांतर एक समान कर दिए। सबका विभवांतर समांतर क्रम में एक समान कर देते हैं और श्रेणी क्रम में सबका अलग अलग कर देते हैं। तो ये सब कंफ्यूजन 10th क्लास में रह जाता है, जिसको टीचर कितनों डीपली नॉलेज दे आपको वो आपसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब आप विभव सबका डिफिनेशन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आप पढ़ लिए तब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए ये वाला फिगर को आप आसानी से यहाँ पर नोट कर लीजिए और ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको कैसे बताए इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग काम करने के लिए जाते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। फ्रॉम ओम्स लॉ फॉर R1 रेसिस्टेंस। हम ओम का नियम लागू करते हैं R1 रेसिस्टेंस के लिए। तो R1 रेसिस्टेंस में जब लागू करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा सा गौर कीजिएगा। तो हमारा ओम का नियम क्या कहता है, धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो आपको तो विभवांतर भी अलग अलग मिलने वाला है, धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध, तो विभवांतर V1 और प्रतिरोध R1 हो गया। अगर हम यहाँ पर ये कहें कि V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो R1 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। फॉर R2 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस मतलब ये क्या हो गया इसका हिंदी, R1 प्रतिरोध के लिए, R1 प्रतिरोध के लिए, दूसरा हो गया R2 प्रतिरोध के लिए, R2 प्रतिरोध के लिए, R2 प्रतिरोध के लिए धारा बराबर V2 बटे R2, और इस तरह से V2 बराबर जो हो जाएगा आपका IR2 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलिए आप तो फिगर बना ही लिए हैं, तो हम थोड़ा सा फिगर को अब हटा रहे हैं, उसको धीरे धीरे करके आप नोट कीजिए। और यहाँ पर हम आगे यहाँ पर आप देखेंगे अगला इक्वेशन हम यहाँ तैयार कर रहे हैं फॉर R3 रेसिस्टेंस, R3 प्रतिरोध के लिए, R3 प्रतिरोध के लिए फॉर R3 रेसिस्टेंस, R3 प्रतिरोध के लिए, फिर धारा बराबर ये तीसरा प्रतिरोध है विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो विभवांतर आपका R3 प्रतिरोध का विभवांतर कितना लिए थे, V3 लिए थे, तो विभवांतर V3 और प्रतिरोध R3। तो यहाँ पर V3 बराबर हो जाएगा आपका IR3 और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए हमने तो 3 समीकरण यहाँ पर तैयार कर लिया। अब देखिए बात यहाँ ये होता है कि समतुल्य प्रतिरोध हमें निकालना। समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य होता क्या चीज है, जैसे यहाँ पर 3 प्रतिरोध का इस्तेमाल किए। अभी हम इसके पहले भी आपको हम शुरू में आपको समतुल्य के बारे में बात कर रहे थे कि 2 व्यक्ति जिस काम को कर सकता है, 2 व्यक्ति मिल करके जिस काम को कर सकता है, उसी काम को अगर कोई अकेला उस काम को करेगा तो दोनों के बदले में वह समतुल्य हो गया, और वह व्यक्ति दोनों के बदले में है इसलिए वह समतुल्य व्यक्ति कहलाएगा। लेकिन उसी तरह से प्रतिरोध में भी अगर ये तीनों प्रतिरोध मिल करके जो काम कर सकता है, इसके बदले अगर कोई अकेला प्रतिरोध अगर काम कर लेता है, वो तीनों के बदले में वह समतुल्य प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। तो अब हमारा यहाँ पर जो है 3 इक्वेशन तैयार हो गया। ओम के नियम से यहाँ पर हमने तीनों इक्वेशन को जान लिया है, और इस जगह पर जो है नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और इस तरह से V बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3।
गौर करने की बात यहाँ ये है कि V1, V2 और V3 ये तीनों मिलकर के बैटरी से ही धारा ले रहा है, अर्थात जो जितना बैटरी का विभवांतर होगा ये तीनों मिल करके है। इसलिए यहाँ पे V बराबर क्या हो गया हमारा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और यहाँ से आप I कॉमन ले सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब एक चीज को गौर करने का है कि यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध जो है आपका R है। समतुल्य प्रतिरोध के बारे में हम बात कर लिए हैं। इसके बारे में जैसे यहाँ A हो गया, यहाँ D हो गया और यहाँ पर जो है बैटरी से V वोल्ट का विभवांतर इसको मिल रहा है। अब जरा सा गौर कीजिए इस जगह पर, तीनों प्रतिरोध के बदले में एक प्रतिरोध, अर्थात जो काम तीनों प्रतिरोध मिलके करता है वही काम को केवल एक प्रतिरोध अगर कर दे तो तीनों के बदले में वह प्रतिरोध हमारा समतुल्य प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। तो यही चीज में यहाँ पर लिखना है, यदि समतुल्य प्रतिरोध R हो तो, यदि समतुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से धारा बराबर क्या हो गया, विभवांतर बाय प्रतिरोध। तो V बराबर क्या बन जाएगा, I इंटू R। तो ये तीन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 4 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 5 बोल दीजिए। अब देखिए इक्वेशन 4 और 5 में दोनों तरफ जो है भी आपका बराबर है, और ऐसे में क्या करेंगे हम, समीकरण 4 और 5 से समीकरण 4 और 5 से एक साइड में आप देख रहे हैं V और V बराबर है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड साइड को लेंगे I R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू I यहाँ से कैंसिल। इस प्रकार से R बराबर आप लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर आपका समतुल्य प्रतिरोध के लिए जो है आपका यहाँ पर व्यंजक कंप्लीट होता है, और ये श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हमारा ये व्यंजक कंप्लीट होता है। और तो इसको आप अच्छे ढंग से आप कंप्लीट करेंगे। R के लिए हमने यहाँ पर एक फार्मूला ड्राइव किया, और ये इसको ध्यान में रखना है कि ओम के नियम से ही लाते हैं हम इस फार्मूले को। ओम का नियम का इसमें जिक्र होता है, और इस तरह से हम लोग, तो देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं आप कि अगर मान लेते हैं कि ये एक रेसिस्टेंस है और ये 2 ओम का है, और ये रेसिस्टेंस है ये आपका 3 ओम का है, श्रेणी क्रम में है जुड़ा हुआ, और A और B बिंदु पर जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 2 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इसको देख करके ही आपको लग जाता होगा कि ये श्रेणी क्रम में है। तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो सबसे पहले R1 बराबर कितना, 2 ओम, R2 कितना हो गया, 3 ओम। तो जैसे ही समतुल्य प्रतिरोध आप निकालेंगे, जब 2 प्रतिरोध जुड़ा रहेगा तो दोनों को आप लिखेंगे R1 प्लस R2। ये नहीं कि 3 के लिए आपको फार्मूला निकाल के दिए तो तीनों बार बार लिखना है। अगर 2 प्रतिरोध है तो 2 को लिखना है। 3 प्रतिरोध वाला आएगा, 3 अगर प्रतिरोध जुड़ा रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, 4 रहेगा तो +4 करेंगे, 5 रहेगा तो +5 तक जाएगा। तो यहाँ पर 2 था तो यहाँ हो गया 2 + 3, ये मिल करके हो गया 5 ओम। बस इतना सिंपल सब न्यूमेरिकल भी आपका आएगा, और इतना इजी वे में आप इसको बना सकते हैं। R1 और R2 अगर श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो इस तरह से आप इस सवाल को भी आप सोल्व कर सकते हैं। शाम का वक्त हो गया है, हम शाम में वीडियो बनाने आए, आज थोड़ा लेट हो गया जिसके वजह से थोड़ा अब बोर्ड पर अंधेरा आ गया है, और आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आज आप अच्छे ढंग से श्रेणी क्रम संयोजन को आप पढ़ लेंगे, और किसी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो फिर आप हमें कॉल करके भी सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद।